बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जरूरी काम था जो यहाँ आना पड़ा? पप्पू ने मेरी और मेरे वालिद की तरफ हकारत से देखते हुए पूछा। उनके लहजे की सर्दमहरी उस दिन के माहौल से कहीं ज्यादा थी। मैं उस्मान 10 साल का बच्चा डरता हुआ अपने वालिद के पीछे खड़ा था, जबकि वालिद के हाथ में एक आम से कपड़े में लिपटा मिठाई का डब्बा था। वालिद की आंखों में एक खामोश इल्तिजा थी। वो जानते थे कि हम यहाँ एक नाकाबिले उबूर दीवार को फलांगने आए हैं। ये दीवार थी अमारत और गुर्बत की। हमने किसी तरह उनके आलीशान ड्राइंग रूम में कदम रखा था। मैं उस्मान अब भी उस शाम की तारीकी और हमारे घर के फर्शी पंखे की आहट को महसूस कर सकता हूँ, जब मेरे बड़े भाई असद ने मुसलसल कई दिनों से बेबसी से दीवार को घूरा था। हमारे घर की वाहिद रोशनी जो बिजली के तारों की कमी से मध्यम थी, असद के चेहरे पर पड़ती और उसकी आंखों में एक खामोश इल्तिजा नजर आती। मेरे कजन महरो के लिए असद कोई बड़ा ख्वाब नहीं देखता था, बस उसे महरो का साथ चाहिए था, मगर वो ख्वाब हमें महरो की आलीशान दुनिया से बाहर धकेलने वाला था। हमारे वालिद की मामूली आमदनी, जो शहर के एक छोटे से दफ्तर में क्लर्क थे, वह मुश्किल घर चलाती थी, लेकिन उनके दिल में असद के लिए एक बादशाह जैसी मोहब्बत थी। रिश्ते की बातचीत से एक रात पहले मैंने असद को अपने कपड़े ठीक करते देखा। वो पुरानी कमीज जिस पर स्त्री के निशानात थे, उसके लिए किसी शाही लिबास से कम नहीं थी। उसने मुझसे कहा था, उस्मान, दुआ करना, कामयाबी में ही तुम्हारी खुशी है। अगले दिन वालिद ने अपनी आखिरी बचत से एक दरमियाने दर्जे की मिठाई खरीदी और एक साफ कपड़े में लपेट ली। वो बार बार मुझे देखते और खुद से कहते, अल्लाह खैर करेगा। हमने रक्षा नहीं लिया क्योंकि किराए के पैसे मिठाई पर लग गए थे, लिहाजा हम पैदल ही पप्पू के घर की तरफ चल पड़े। हर कदम के साथ वालिद का एतमाद कम होता जा रहा था और मेरे दिल में एक गैर यकीनी खौफ बढ़ रहा था। जब हम पप्पू के घर पहुंचे तो लोहे का बड़ा गेट एक मुलाजिम ने खोला, जिसने हमें हकारत से देखा। वो हमें अंदर ड्राइंग रूम में ले जाने के बजाय लॉन के करीब एक छोटे से स्टोर रूम के दरवाजे के पास रखी पुरानी कुर्सियों की तरफ इशारा करके चला गया। पप्पू और पुप्पा ड्राइंग रूम के बड़े शीशे की खिड़की से हमें देख रहे थे। पप्पू को बुलाने में 15 मिनट से ज्यादा लगे। जब वो आई तो उन्होंने बिना कोई मुस्कुराहट लाए सिर्फ अपने कीमती दुपट्टे को संभालते हुए कहा, हाँ, क्या काम था? बहुत जरूरी था जो यहाँ आना पड़ा। वालिद ने सहम कर मिठाई का डब्बा मेज पर रखा। बाजी, मैं अपने बेटे असद के लिए महरो का रिश्ता लेकर आया हूँ। वालिद की आवाज में लर्जिश थी। फुप्पो ने डब्बे को एक नजर देखा और फिर हंस पड़ी। उनकी हंसी में इतनी कराहियत थी कि मेरे कानों में आज भी गूंजती है। असद, तुम्हारा वो बेरोजगार बेटा जो मामूली सी नौकरी भी नहीं कर पाता। उन्होंने मजीद कहा, लहजे में तस्दीक भरकर, देखो भाई साहब, महरो के लिए हम कमिश्नर और बड़े बिजनेसमैनों के रिश्ते देख रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भिखारी बेटी की हैसियत है कि वो मेरी बेटी के साय में भी खड़ा हो जाए? तुम्हारी औकात क्या है और हमारी सोच क्या है? तुम दोनों की दुनिया अलग है। उस लम्हे पुप्पा ड्राइंग रूम से बाहर आए, अपने हाथ झाड़ते हुए, और उन्होंने मिठाई के डब्बे को उठाकर जमीन पर इस तरह फेंक दिया जैसे वो कोई कचरा हो। ये सस्ती चीजें उठाओ और जाओ, आइंदा इस घर का रुख न करना। हम किसी बुत की तरह वहां से निकले। वालिद के कदमों में कोई जान नहीं थी। वो ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें कोई बेनाम बोझ खींच रहा हो। मेरे आंसू खामोश थे, वो मेरे अंदर ही जल रहे थे। जब हम घर पहुंचे तो असद को सारी हकीकत मालूम हो चुकी थी, क्योंकि मोहल्ले की एक औरत ने हमें आते जाते देख लिया था। असद ने बगैर एक लफ्ज कहे अपना कमरा बंद कर लिया। उस रात असद के कमरे से कोई आवाज नहीं आई। ये खामोशी खौफनाक थी। आधी रात को मुझे असद के कमरे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चीज फर्श पर गिरी हो। मैंने डरते डरते दरवाजा पीटा, कोई जवाब नहीं आया। वालिद फौरन उठ गए और उन्होंने एक ही धक्के से पुरानी लकड़ी का दरवाजे को तोड़ दिया। असद फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में एक खाली पैकेट था। उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। वालिद का दिल उस मंजर को देखकर टूट गया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो कोई आवाज नहीं निकाल पाए, सिर्फ एक जख्मी परिंदे की तरह करा है। हमने असद को फौरन करीबी डिस्पेंसरी पहुंचाया। डॉक्टर ने उसे बचा लिया, मगर उसकी मायूसी खत्म नहीं हुई। जब हम वापस आए तो वालिद की हालत नाकाबिले बयान थी। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, वो सिर्फ खामोश रहे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे एक जोरदार धमाके की आवाज आई। मैं भागा तो देखा कि वालिद अपने बिस्तर के पास जमीन पर गिरे हुए हैं। उनके हाथ सीने पर थे और चेहरा नीला पड़ चुका था। दिल का दौरा पड़ा था। वो हमें और असद को इन तमाम तौहीनों और दुखों को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। वालिद की मौत हमारी गुर्बत पर आखिरी और सबसे बड़ा हमला थी। असद जो पहले ही टूट चुका था, अब मजीद खुद को कसूरवार समझने लगा। तदफीन के एक दिन के बाद उसने मुझे एक बोसीदा डायरी थमाई, जिसमें महरू के लिए लिखे गए
उसके तमाम ख्वाब और शायरी थी। उस्मान, ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं। अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मेरे पास वो होगा जो उनके लिए औकात रखता है। असद ने मुझे आखिरी बार भी नहीं देखा और शहर की तरफ निकल गया। मैं एक कम उम्र यतीम उस घर के टूटे हुए ख्वाबों और अपने वालिद की तौहीन का बोझ कंधों पर उठाए बिल्कुल अकेला रह गया। मेरा दिल पत्थर बन चुका था और मेरे अंदर एक आग जल रही थी, इंतकाम की आग, जो सिर्फ पप्पू के घर के गुरूर को जलाकर राख कर सकती थी। मेरे पास अब कोई नहीं था, सिर्फ एक डायरी और एक गैर मामूली मकसद। वालिद की तदफीन को तीसरा दिन था। हमारा छोटा सा घर मातम कदा बना हुआ था और हर तरफ उदासी का साया था। उसी दिन जोहर के वक्त पप्पू अपने रेशमी लिबास और प्रोटोकॉल नुमा ड्रामाई अंदाज में हमारे मोहल्ले में दाखिल हुई। उनके साथ फुप्पा भी थे, जो हाथ में टिश्यू पेपर का डब्बा थामे हुए थे। मोहल्ले की औरतें उनके आलीशान बुर्के और ज्वेलरी को देखकर हसद भरी निगाहों से देख रही थी। फुप्पो ने रस्मी तौर पर 2-4 झूठे आंसू बहाए और फिर फौरन असल मुद्दे पर आ गई। ये बेचारा उस्मान अब यहाँ अकेला क्या करेगा? भूख से मर जाएगा या आवारागर्दी शुरू कर देगा। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, मेरे मरहूम भाई की निशानी है, मैं इसे सड़क पर नहीं छोड़ सकती। उनके लहजे में एहसान का जो जहर घोला था वो मुझे अंदर तक जख्मी कर गया। मैं जानता था कि यह हमदर्दी नहीं, एक मुफ्त का नौकर हासिल करने की चाल है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए नहीं कि मुझे उनके घर में पनाह चाहिए थी, बल्कि इसलिए कि मेरा इंतकाम उसी घर की दीवारों से शुरू हो सकता था। फूफो मुझे अपने साथ ले गई। उनके घर का गेट मेरे हवाई घर से कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार था। घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे फौरन बावर्ची खाने के पास नौकरों के क्वार्टर में ले जाया गया। फूफो के आलीशान घर का वो नौकरों का क्वार्टर जहां मुझे धकेल दिया गया था, मेरे लिए सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि कैद का एक खामोश महल था। मैं अपनी बोसीदा चारपाई पर बैठकर अपने हाथ पर लगे उस गर्म चाय के कप के दाग को देखा जो मेरे लिए जिल्लत का आखिरी निशान था। उस कमरे में मैंने अपनी पहचान और माजी को दफन कर दिया। मेरा नाम अब उस्मान नहीं था बल्कि सिर्फ काम का लड़का। दिन भर की मुशक्कत के बाद जब मैं रात को थक कर लेटता तो छत से टपकते पानी की आवाज मुझे मेरे वालिद के आखिरी लम्हों और भाई असद की मायूसी की याद दिलाती थी। मैंने वही फैसला किया कि मैं उनकी गुर्बत और अपनी तौहीन को अपनी ताकत बनाऊंगा। मेरा जिस्म भले ही इनका नौकर हो, मगर मेरी रूह और दिमाग सिर्फ एक ही मिशन पर थे, इंतकाम। मेरा बिस्तर मेरी जेल था और मेरी किताबें उससे निकलने का वाहिद रास्ता। हर रात मैं उस क्वार्टर की बदबू और अंधेरे को अपनी हिम्मत में बदलता था। देख उस्मान, तुम यहाँ हमारे घर के दूसरे मुलाजमों के साथ रहोगे, तुम्हारा काम कल से शुरू हो जाएगा। सुबह का नाश्ता 6 बजे तैयार होना चाहिए। ये पप्पू का पहला हुक्म था। मेरी जिंदगी एक बड़े भाई की मोहब्बत, वालिद की शफकत और तालीम के ख्वाबों से निकलकर अब सफाई और आदाब की दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। महरो, मेरी वो कज़न जिसके लिए मेरे भाई ने जान देने की कोशिश की थी, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। उसकी तवज्जो सिर्फ उसके फ़ोन और उसके नए रिश्ते पर थी। मगर छोटी कज़न फराह का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो मेरी मौजूदगी को अपना इख्तियार समझती थी। वो हर वक्त मुझे किसी न किसी बहाने बुलाती और जलील करती। एक दिन फराह ने मुझे एक नया टास्क दिया। उस्मान, ये मेरा एक्सपेंसिव सफ़ेद शूज़ पॉलिश कर दो, मगर ख्याल रहे कि इस पर एक दाग भी ना लगे। मैं मेहनत से जूते पॉलिश कर रहा था कि फराह कमरे में आई। हो, तुम कितने सुस्त हो, यहाँ आकर मेरे कमरे में एक कप चाय लाओ जल्दी। उसके हुक्म पर मैं दौड़कर किचन में गया और चाय बना कर लाया। चाय लाते हुए मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे और नादानिस्ता तौर पर चाय का गर्म कप मेरे हाथ से फराह के नए कालीन पर गिरा। फराह चीख पड़ी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजी, तुम गंदे गरीब, तुम्हें कोई काम ढंग से नहीं आता। वो मेरे करीब आई। उसने चाय का गिलास उठाया और उसकी तली मेरे हाथ पर इस जोर से दे मारी कि मेरा हाथ जल गया। ये सजा है, तुम जैसे गंदे कीड़े को बस यही जबान समझ आती है। वो हंसी, उसकी हंसी में शैतान छुपा हुआ था। मेरे हाथ पर गर्म चाय का निशान बन चुका था, जो मेरे लिए अब महज एक जख्म नहीं, मेरे इंतकाम की मोहर बन चुका था। उस दिन शाम को मैंने बाहर जाकर एक टेक्स्ट बुक की दुकान से एक पुरानी CSS की किताब खरीदी। मुझे मालूम हो गया था कि महरो का रिश्ता तय हो चुका है और मेरे भाई असद का बदला उससे नहीं लिया जा सकता। अब मेरा निशाना फराह थी, वो जो अपने गुरूर और दौलत के नशे में चूर थी, जो गरीबों से नफरत करती थी। मेरे दिल ने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगा, उसका गुरूर तोड़कर उससे इंतकामन शादी करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी का नया मकसद तय कर लिया। मेरे लिए पढ़ना एक मुश्किल तरीन काम था। पूरे दिन की मुशक्कत के बाद जिस्म थकावट से चूर होता था। नौकरों के क्वार्टर में शोर और रोशनी भी होती थी, इसलिए मैंने एक अनोखा तरीका निकाला। रात को 2 बजे
जब घर के सारे मुलाजिम सो जाते और बिजली की मरकजी स्विच बंद हो जाती तो मैं छुपकर बाथरूम में जाता। बाथरूम में एक छोटी सी मध्यम रोशनी की बल्ब थी जो शायद हमेशा जलती रहती थी। मैं बाथरूम की फर्स्ट टैंक पर अपनी किताबें रखता और खड़े होकर पढ़ता। यही मेरे CSS के सफ़र का आगाज़ हुआ। मैंने पहले दिन अहद किया कि मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा, कभी आंसू नहीं बहाऊंगा और न ही अपना राज किसी को बताऊंगा, क्योंकि मेरे बाप की तौहीन और भाई की बेबसी का बदला सिर्फ ताकत से लिया जा सकता था, और वो ताकत मेरे लिए इल्म था। मैंने असद की दी हुई डायरी को भी अपने पास रखा। उसके जज्बात और शायरी मेरे लिए ईंधन का काम कर रही थी। ये मेरी खामोश बगावत थी एक यतीम नौकर की पुप्पो के आलीशान महल के खिलाफ। बाथरूम की मध्यम रोशनी मेरी वाहिद दरसगाह बन चुकी थी। मेरी तालीम एक मुकम्मल खुफिया मिशन थी, एक ऐसी बगावत जो खामोशी से पुप्पो के महल की बुनियादों में पल रही थी। अगर पुप्पो या फरा को मालूम होता कि वो जिस नौकर से सुबह की चाय बनवाते हैं वो रातों को आइन और मुआशियात पढ़ता है, तो वो मेरी किताबों को जलाकर राख कर देते। मैंने एक पुराने जंगालूद संदूक में अपनी तमाम दरसी किताबें और नोट्स छुपा रखे थे। ये संदूक नौकरों के क्वार्टर में पड़ा रहता था और कोई उसे हाथ नहीं लगाता था। उसी संदूक में असद की दी हुई डायरी भी महफूज थी, मगर अब मैंने अपनी एक नई डायरी बना ली थी जिसमें अपने CSS प्लान और इंतकामी अज़ाइम को कोड वर्ड्स में लिखा था। मिसाल के तौर पर बावर्ची खाने का मतलब अंग्रेजी ग्रामर था और कचरा उठाने का मतलब मौजूदा हालात का मुताला। पुप्पा जो खुद को घर का मालिक समझते थे लेकिन हकीकतन पुप्पों के जूतों की तरह थे, वो मुझसे हमेशा ऐसे काम करवाते थे जो नौकरों की जिम्मेदारी में नहीं होते थे। उनका ख्याल था कि मैं मेहनती हूँ। एक रात पुप्पा ने मुझे रात के 1 बजे जगाया और कहा, गाड़ी की हेडलाइट फ्यूज हो गई है, जाओ उस्मान उस सड़क पर मेरी गाड़ी ठीक करो, वरना सुबह ऑफिस जाने में देर होगी। मैंने सर्दी में छिछरते हुए वो काम किया। पुप्पा ने मुझे सिर्फ आधी चाय दी और कहा, शाबाश, तुम मेरे बड़े बेटे की तरह हो जो हर काम संभाल लेता है। उनका ये ढोंग मेरी अंदरूनी नफरत को मजीद बढ़ा देता था। ऐसे ही एक सख्त दिन के बाद रात को बाथरूम की मध्यम रोशनी में पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने कई दिनों से सही से खाना नहीं खाया था। पुप्पो ने मुझे 2 वक्त की रोटी दी थी, लेकिन उससे मेरे दिन भर की मुशक्कत पूरी नहीं हो रही थी। मेरे जिस्म ने जवाब दे दिया और मैं बेहोश होकर वहीं फर्श पर गिर गया। बाथरूम में पानी के टपकने की आवाज़ तेज हो गई और शायद उसी की वजह से क्वार्टर के एक बूढ़े नौकर ने दरवाज़ा आकर पीटना शुरू कर दिया। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाज़ा तोड़ा और मुझे उस हालत में देखकर होश में लाया। पुप्पो ने यह सुनकर मुझे सुस्ती और ड्रामा समझा। ये हमेशा थका हुआ रहता है, कामचोर, इसे 2 दिन सिर्फ पानी पर रखो ताकि इसकी अकल ठिकाने आए। मुझे भूखा रहने की सज़ा दी गई, मगर उस वाक़े ने मेरे इरादे को मज़ीद पुख्ता किया। मैंने फैसला किया कि मुझे न सिर्फ कामयाब होना है बल्कि अपनी कामयाबी का राज बिल्कुल आखिरी वक्त तक छुपाना है ताकि उनकी हैरत और ज़िल्लत यकीनी हो। मुझे पढ़ाई के लिए ट्यूशन और रहनुमाई की ज़रूरत थी। मैंने अपने कॉलेज के एक साबिक दोस्त जावेद को ढूंढा। जावेद माली तौर पर कमज़ोर था मगर ज़हीन था। मैंने उसे ये सारी सूरत हाल बताई और उसे राज़ी किया कि वो मुझसे आधी रात को शहर के एक पुराने पुल के नीचे मिले और मुझे CSS के लिए रहनुमाई दे, जिसके बदले में मैं उसे बर्तन धोने की नौकरी के पैसों में से कुछ दूंगा। देखो जावेद, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरे साथ तुम्हारी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम कसम खाओ कि किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैंने उसे सख्ती से हिदायत दी कि वो कभी भी मेरे घर का रुख न करे और न ही किसी को मेरी पढ़ाई के बारे में बताए। जावेद ने मेरी मदद करना कबूल कर लिया। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए फीस के पैसे जमा करने के लिए रातों को मोहल्ले के एक होटल में छुपकर बर्तन धोने का काम भी शुरू कर दिया। होटल का मालिक एक मेहरबान बूढ़ा था। मुझे रात 11 बजे से 1 बजे तक काम करने की इजाज़त देता था। मैं अपने नौकरों के क्वार्टर में सबको ये बताकर सो जाता था कि मैं बीमार हूँ या जल्दी सो रहा हूँ, और फिर चुपके से पिछले दरवाजे से निकल जाता था। ये धोखाधड़ी मेरे लिए सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि एक नई चाल थी ताकि मेरा ख्वाब सच हो सके। हर धुले हुए बर्तन पर मुझे मेरे वालिद की तौहीन और फराह का गुरूर याद आता जो मेरे अंदर की आग को मजीद भड़काता था। मैं एक आतिश फिशा की तरह था जो अंदर ही अंदर पक रहा था, जिसका धमाका सिर्फ CSS की कामयाबी की सूरत में होना था। मेरी खुफिया तालीम का मिशन अब अपने उरूज पर था और CSS के इम्तहान की तारीख बिल्कुल सर पर आ चुकी थी। मेरे कंधों पर रातों की जागने वाली थकावट और दिन भर की नौकरी का बोझ था, लेकिन मेरा इंतकाम मेरी सबसे बड़ी मुहर्रिक कुव्वत बना हुआ था। अब मुझे फौरी तौर पर इम्तहान के फॉर्म भरने थे और उसकी भारी फीस जमा करानी थी। मैं जानता था कि मेरे पास जमाशुदा रकम नाकाफ़ी है जो मैंने बर्तन धोकर जमा की थी। एक शदीद जहनी कशमकश के बाद मैंने बड़ी हिम्मत की और अगले दिन पुप्पो से बात करने की ठानी।
जब पुप्पो अपने गार्डन में महंगी चाय पी रही थी, मैं उनके पास गया और डरते डरते कहा, पुप्पो, मुझे एक जरूरी काम के लिए कुछ एडवांस तनख्वाह की जरूरत है। पुप्पो ने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे मैंने कोई घिनौना जुर्म कर दिया हो। वो अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और तीखे लहजे में बोली, तनख्वाह? एडवांस? तुम क्या समझते हो उस्मान, ये कोई खैराती इदारा है? वो फौरन मेरे करीब आई और मुझ पर एक खौफनाक इल्जाम लगाया। मुझे लगता है तुमने घर से कुछ चोरी किया है और अब ये बहाना बना रहे हो। तुम जैसे गरीब लोग होते ही चोर हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया, मगर मैंने खुद को काबू में रखा। पुप्पो ने बगैर किसी शर्म के मुझे वहीं लॉन में खड़ा करके मेरे कपड़ों की तलाशी ली। उन्होंने मेरी जेबों से एक एक रुपया निकाला जो मैंने बड़ी मेहनत से बचाया था। ये झूठा इल्जाम और तौहीन आमेज तलाशी मेरे लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। उनकी हर हरकत मुझे मेरे वालिद की जिल्लत याद दिला रही थी। फरा और पुप्पा भी वहां मौजूद थे और मेरे इस तौहीन आमेज मंजर पर हंस रहे थे। पुप्पो ने मेरी तलाशी लेने के बाद तंज से कहा, ये तुम्हारी औकात है, जाओ और आइंदा कभी पैसे मत मांगना। मैं टूट चुका था मगर मायूस नहीं हुआ। वापस आकर मैंने अपने वालिद की पुरानी पेटी खोली जो अब तक क्वार्टर के एक कोने में पड़ी थी। वहां एक छोटे से कपड़े के टुकड़े में लिपटी हुई सोने की अंगूठी पड़ी थी। मुझे याद आया कि वालिद ने कहा था कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और सिर्फ शदीद जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना। मैंने इंतहाई गम और भारी दिल के साथ उस अंगूठी को उठाया। मैं उसे 1 मिनट देखता रहा। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये मेरे वालिदैन की आखिरी याद थी जिस पर मेरे गरीब होने की मोहर लगी थी। उसे बेचना मेरी मजाल से बाहर था, मगर मेरे जहन में फरा का हंसता हुआ चेहरा और CSS के इम्तहान की आखिरी तारीख गूंज रही थी। ये सोना मेरी माँ की निशानी है और CSS की कामयाबी मेरे बाप की इज्जत की निशानी। इज्जत ज्यादा अहम है। मैंने खुद को समझाया। मैंने क्वार्टर से चुपके से बाहर निकलकर शहर के पसमानदा इलाके में एक पुराने सुनार की दुकान तलाश की ताकि कोई मुझे पहचान न ले। मैंने जल्दी में उसे एक अंगूठी दिखाई और सुनार ने कीमत बहुत कम लगाई, मगर मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं था। मेरी आंखों में उस वक्त भी नमी थी जब मैंने वो अंगूठी उसके हवाले की। जितने पैसे मिले वो फौरन इम्तहान की फीस में जमा कराने के लिए काफ़ी थे। मैंने फॉर्म भरा और फीस जमा कराई। ये कुर्बानी मेरे इरादे को मजीद आहनी बना गई। अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यह अंगूठी बेचना इंतकाम के सफ़र में मेरे ख़ानदान की तरफ से आखिरी सरमायाकारी थी। मेरा हर इम्तहान मेरे ख़ानदान की आखिरी उम्मीद था। इम्तहान के दिन मेरी पूरी रात खौफ और जोश में गुजरी। मैंने पुप्पो से झूठ बोला कि मुझे पुप्पा ने किसी नौकर के काम से दूसरे शहर के बाजार भेजा है। पुप्पो ने शक किया, मगर मैंने कहा कि काम सुबह ही हो जाएगा। मैंने अपने दोस्त जावेद की मदद से शहर के दूसरे कोने में इम्तहान सेंटर तक पहुंचा। जावेद ने मेरे लिए एक साफ कमीज का इंतजाम किया था ताकि मैं नौकर की तरह ना लगूं। इम्तहानी हॉल में बैठकर मैंने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने वालिद की तौहीन, भाई की मायूसी और फराह के गुरूर को याद किया। ये सब मेरे लिए ताकत बन गए। मैं जानता था कि ये इम्तहान सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि इंतकाम के लिए है। मेरा हर लफ्ज़, हर जुमला और हर सवाल का जवाब उस जज्बे से लबरेज था। मुझे हर कीमत पर कामयाब होना था ताकि मैं उनके घर का असली मालिक बन सकूं और फराह का गुरूर तोड़ सकूं। मैंने ये भी सोच रखा था कि कामयाबी के बाद ही मैं फौरन अपने असली रुतबा जाहिर नहीं करूंगा। मैं कमिश्नर बनने के बावजूद ये ड्रामा करूंगा कि मैं कोई मामूली सरकारी नौकर बना हूं, ताकि मेरा असली वार जब मैं फराह को देखने के लिए बतौर असिस्टेंट कमिश्नर आऊंगा तो ज़्यादा मौसर और जिल्लत आमेज हो। मेरे जहन में एक मनसूबाबंदी चल रही थी जो मेरी और पुप्पो के घर के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जिसे कोई गिरा नहीं सकेगा। इम्तहान के बाद का अरसा मेरे लिए एक जहन्नुम से कम नहीं था। एक तरफ थका देने वाली जिंदगी थी तो दूसरी तरफ दिल में अपनी किस्मत का फैसला आने का शदीद इंतजार था। मैं दिन भर पुप्पो के घर में बर्तन धोता, लॉन की सफाई करता और ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाता, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, क्या मैं इतनी बड़ी कीमत चुकाकर अपनी वालिदा की आखिरी निशानी अंगूठी बेचकर भी कामयाबी हासिल करूंगा। हर घंटा मेरे लिए एक सदी के बराबर था। मैंने फैसला किया था कि नताइज से पहले कोई नया खतरा मोल नहीं लूंगा। लिहाजा मैंने अपनी रातों की पढ़ाई और होटल में बर्तन धोने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया था। इस दौरान पुप्पो की खुशियों में कई गुना इजाफा हो चुका था। मेहरों की शादी तो जल्द ही एक बिजनेसमैन के बेटे से होने वाली थी और अब पुप्पो की तमाम तर तवज्जो फराह पर मरकूज थी। उन्होंने अखबारात में बाकायदा शादी के इश्तहारात देना शुरू कर दिए जिनमें वाज़ेह तौर पर लिखा होता था कि सिर्फ आला सरकारी अफसरान या बड़े कारोबारी ही राब्ता करें। उन्हें यकीन था कि फराह को कोई बहुत अमीर और बड़ा अफसर ही मिलेगा जिसका रोब व दबदबा पूरे शहर में हो। पुप्पो दिन रात इसी समाजी हैसियत के ख्वाब बुन रही थी। एक दोपहर
मैं ड्राइंग रूम की सफाई कर रहा था और फराह वहां बैठी इंपोर्टेड फैशन मैगजीन देख रही थी। उसने मुझे हकारत से देखा। मैगजीन का एक सफ़ा खोला जिस पर महंगे डिजाइन के कपड़े और घड़ियां थी और तंजिया लहजे में बोली, उस्मान, ये देख रहे हो, ये है जिंदगी। तुम्हारे जैसे नौकर कभी ये ब्रांड्स नहीं पहन सकते। तुम लोगों की दुनिया कचरे और पुराने कपड़ों तक महदूद है। मेरा शौहर जो एक कमिश्नर होगा वो मुझे ये सब लेकर देगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है। मैंने खामोशी से सिर्फ सर हिलाया, जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही ना हो, मगर मेरे अंदर इंतकाम की आग भड़क उठी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया और सोचा, फरा, मैं ही तुम्हारा वो कमिश्नर बनने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा गुरूर छीनने के लिए। मैंने अपनी सफाई जारी रखी और ये दिखावा करता रहा कि उसके अल्फाज मेरे लिए बेमायनी हैं। अगली शाम जब मैं लॉन में पौधों को पानी दे रहा था तो मेरा दोस्त जावेद मुझे फ़ोन पर मिला। उसकी आवाज़ में शदीद जोश था। उस्मान, खुदा की कसम, तुमने कमाल कर दिया है। तुम्हारी किस्मत बदल गई, नताइज आ गए हैं और तुमने टॉप किया है। तुम असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हो। ये खबर सुनकर मेरे हाथों से पानी का पाइप छूट गया और मैं तकरीबन चीख पड़ने वाला था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मगर मैंने फ़ौरन खुद को कंट्रोल किया। मैंने फ़ौरन अपना दिमाग लगाया और जावेद को सख्ती से बोला, सुनो जावेद, फौरी फ़ोन बंद करो और ख़बरदार, ये खबर मेरे मरने से पहले किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर मेरे घर वालों को। अगर तुमने ये राज फाश किया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। जावेद, जो मेरी सूरत हाल से वाकिफ था, वादा करके खामोश हो गया। मैंने फ़ोन काट दिया और अपनी कामयाबी का राज अपने दिल की गहराई में छुपा लिया। मैंने अपने जहन में एक नया ड्रामा तैयार कर लिया था, कमिश्नर का रिश्ता भेजने का ड्रामा। मैंने फैसला किया कि मैं घर वालों को कोई खबर नहीं दूंगा, यहाँ तक कि मैं उन्हें तैनाती की भी कोई गलत इत्तला दूंगा। मैंने सोचा कि मैं एक ताकतवर और मोतबर जरिया इस्तेमाल करूंगा ताकि पप्पो खुद मेरी तरफ खींची चली आए और फराह को मेरे सामने पेश करें। मेरा मकसद वाज़ेह था, नौकर के लिबास में घर की सफाई करके असिस्टेंट कमिश्नर के प्रोटोकॉल के साथ इस घर में दाखिल होना। मेरे असिस्टेंट कमिश्नर बनने की अजीम खबर मेरे अंदर एक राज बनकर पक रही थी, मगर मैं जानता था कि ये ज़्यादा देर तक खुफिया नहीं रह सकती। इंतज़ामी मामलात और ट्रेनिंग के लिए मुझे फ़ौरन एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना था। मैंने अपनी तकर्रुरी की कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और फिर एक चाल चली। मैंने पप्पो को एक पुराने मोबाइल नंबर से फ़ोन किया और एक आम सी कहानी सुनाई। पप्पो, मुझे एक छोटी सी निजी कंपनी में अकाउंट्स का काम मिला है और तनख्वाह भी मामूली है। मुझे शहर से बाहर रहना पड़ेगा। पप्पो का रद्द-ए-अमल बिल्कुल वैसा था जैसा मुझे तवक्को थी। वो और फराह खुश हुई कि घर से एक नौकर का बोझ टल गया। पप्पो ने मेरी बात पर तंज करते हुए कहा, चलो, किसी न किसी काम के तो हुए, भले ही कलर की हो। जाओ और ज़्यादा पैसे नहीं भेजना। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग या नए करियर के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, सिर्फ इस बात पर मुतमईन हो गई कि मैं अब उनकी आंखों के सामने नहीं रहूंगा। यह मेरे लिए बेहतरीन मौका था। मैंने अपने कपड़ों का एक छोटा सा बैग लिया और उसी रात चुपके से घर से निकल गया। नए शहर में अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के बाद मैंने अपना इंतकामी मंसूबा अमली जामा पहनाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने एक बड़े और मशहूर वकील जनाब अहमद से मुलाकात की, जो शहर के बासर ख़ानदानों में ताल्लुकात रखते थे। मैंने उन्हें अपनी सूरत हाल बताई, मगर ये जाहिर किया कि मैं एक दोस्त की तरफ से उनसे मदद मांग रहा हूँ, जो एक असिस्टेंट कमिश्नर है। मैंने वकील को सख्ती से हिदायत दी कि वो मेरा असल नाम या रुतबा जाहिर ना करे, बल्कि सिर्फ मेरे दिए गए नकली ख़ानदानी पस मंज़र को इस्तेमाल करें। मैंने वकील को एक मखसूस स्क्रिप्ट दिया। उन्हें खुद को इंतहाई मोतबर, पुरकशिश और अमीर ख़ानदान के वकील के तौर पर पेश करना था, जो मेरे दिए गए नकली ख़ानदानी लड़के के लिए फराह का रिश्ता फुप्पो के घर ले जाए। वकील अहमद बहुत होशियार और बातों का धनी थे। उन्होंने फुप्पो के घर जाकर बातचीत का आगाज़ किया और रिश्ता ऐसे अंदाज में डाला कि फुप्पो का लालच इंतहा को पहुंच गया। वकील ने नकली लड़के के रुतबे की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की तनख्वाह, उनका प्रोटोकॉल और उनका शाहाना तर्ज ज़िंदगी, ये रिश्ता मिलना तो किस्मत वालों का काम है। फुप्पो का लालच जाग उठा और प्रोटोकॉल के ख्वाब देखने शुरू कर दिए और फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। उन्होंने जल्दबाजी में कहा, जनाब, हमें ये रिश्ता 100% मंजूर है। आप बस कमिश्नर साहब से मुलाकात की तारीख तय कर दें। उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उनका अपना भतीजा भी उस रुतबे पर पहुंच चुका है। फुप्पो ने मुलाकात के लिए अगले हफ्ते के जुमे का दिन मुकर्रर कर दिया। ये तारीख मेरे इंतकाम के लिए बेहतरीन थी। इस दौरान मैंने अपने सारे प्रोटोकॉल और गार्ड्स की खुफिया तैयारी कर ली थी। मैंने अपने गार्ड्स के कमांडर को बुलाकर अपने खुसूसी मिशन के बारे में बताया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं उस घर में दाखिल हूँ तो मेरे रूप से उनके दिल दहल जाए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने यकीनी बनाया
कि मेरी आमद का ऐलान इस तरह हो कि दूर दूर तक मेरी शान और शौकत का चर्चा हो जाए। मैंने जानबूझकर उस दिन की छुट्टी ली जिस दिन मेरी मुलाकात तय हुई, ये दिखाने के लिए कि ये मेरे लिए एक अहम मौका है। मेरा मकसद था कि मेरी आमद इतनी ड्रामाई हो कि फुप्पो को सोचने का मौका भी न मिले। अब वक्त करीब आ चुका था कि मैं नौकर से मालिक बनकर उस घर में दाखिल हूँ। आज का दिन फुप्पो के घर आने के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। फराह का रिश्ता एक असिस्टेंट कमिश्नर से तय होने वाला था और उनका ख्याल था कि उनकी समाजी हैसियत हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैंने अपनी मामूली कंपनी से छुट्टी ली हुई थी, जिसका फेक बहाना मैंने फुप्पो को बताया। दर हकीकत मैंने अपनी ही आमद की तैयारी के लिए छुट्टी ली थी। सुबह सवेरे ही फुप्पो ने मुझे फ़ोन करके हुक्म दिया था कि उस्मान, चूंकि तुम्हारी कंपनी की छुट्टी है, फ़ौरन घर आओ, कमिश्नर साहब आ रहे हैं और घर की मुकम्मल सफाई तुम्हारे हाथ ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई दाग या धूल नजर आए। यह उनकी तरफ से आखिरी तौहीन थी, जिसे मैंने मुस्कुराकर कबूल कर लिया। मैं नौकर के पुराने कपड़ों में मलबूस दोबारा उसी घर में दाखिल हुआ जहां मेरे वालिद की तौहीन हुई थी। फुप्पो ने मुझे देखते ही एक लंबी लिस्ट थमा दी। फारिग कार की सफाई, ड्राइंग रूम की फर्नीचर की पॉलिश, लॉन के गैर ज़रूरी पत्ते हटाना। सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम में सफाई कर रहा था जहां फराह अपने कमरे से बाहर आई। वो एक महंगा डिजाइनर लिबास पहनकर शहजादी बनी हुई थी। उसके चेहरे पर गुरूर और तकब्बुर साफ झलक रहा था। उसने मुझे देखा और मुंह बनाकर कहा, उस्मान, मेरे शूज पर आजकल बहुत धूल पड़ी रहती है, जल्दी से मेरे कमरे में आओ और मेरे सारे जूतों को चमका दो। और याद रखना, मैं आज बहुत अहम लोगों से मिलने वाली हूँ। मैं खामोशी से उसके पीछे उसके अलहदा आलीशान कमरे में गया। कमरे में परफ्यूम और डिजाइनर अशिया की खुशबू फैली हुई थी। फराह पलंग पर लेटी हुई थी और उसने अपने नए पम्प्स मेरे सामने फेंक दिए। पॉलिश करो और जल्दी, तुमने नौकर बनकर ही मरना है उस्मान। तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म हो गई थी और मेरी किस्मत का सितारा आज चमकने वाला है। उसकी ये बात मेरे सीने में तीर की तरह लगी, मगर मैंने अपने गुस्से को जब्त किया। मैंने झुककर उसके जूते पॉलिश किए और दिले दिल में अपने आप से कहा, बस 1 घंटा फराह, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी असल औकात याद आएगी। ये जूते मेरे हाथों से आखिरी बार पॉलिश हो रहे हैं। सफाई और पॉलिश का काम मुकम्मल करने के बाद मैंने हॉल की सफाई शुरू कर दी। फुप्पा ने मुझे एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, उस्मान, तुम हमेशा ही हमारे लिए बहुत काम आते हो। खुदा तुम्हें छोटी मोटी तरक्की दे। उनका ये मजमूम एहसान मुझे मजीद तकलीफ पहुंचा रहा था। मैंने सफाई खत्म की और फुप्पो से इजाज़त तलब की। फुप्पो, मैंने सफाई कर दी है, क्या मैं जा सकता हूँ? फुप्पो ने वक्त देखा और फौरन डांट कर कहा, नहीं, आप यहाँ मत खड़े होना, बाहर जाओ, गेट से भी दूर रहना। मुझे नहीं चाहिए कि कमिश्नर साहब तुम्हें इस हालत में देखें और हमारी नाक कट जाए। फौरन अपने नौकरों वाले क्वार्टर में जाकर छुप जाओ। उनका ये हुक्म मेरे लिए फतह का आखिरी इशारा था। मैंने सर झुकाकर जी फुप्पो कहा और उनके सामने से हट गया। यह आखिरी बार था जब मैंने नौकर की हैसियत में उनके सामने सर झुकाया था। मैं अपने पुराने क्वार्टर में गया। मेरे पास वहां एक मुख्तसर वक्त था। मैंने अपने गार्ड्स के कमांडर को खुफिया कोड वर्ड्स में आखिरी हिदायत दी। कमरे की एक अलमारी में जो कपड़े लटके थे वो मेरे नौकराना लिबास नहीं थे, बल्कि मेरे असिस्टेंट कमिश्नर का यूनिफॉर्म था। मैंने अपना पुराना फटा हुआ कुर्ता उतारा और शानदार यूनिफॉर्म पहना। शीशे के सामने खड़े होकर मैंने खुद को देखा। वही उस्मान था, मगर अब वो ताकत की अलामत था। मैंने अपने वालिद की तस्वीर को याद किया और दिल दिल में उनसे माफ़ी मांगी कि उनका बेटा इंतकाम के लिए ये ड्रामा कर रहा है। मैं तैयार था। मेरा प्रोटोकॉल बाहर मुंतजिर था। मैं अपने यूनिफॉर्म में मलबूस अपने कमरे से बाहर निकला और घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने गेट से कुछ फासले पर अपने गार्ड्स और प्रोटोकॉल की गाड़ियों को तैयार खड़ा पाया। मैं एक स्याह आलीशान गाड़ी में सवार हुआ और कमांडर को आगे बढ़ने का इशारा दिया। मैं अपने गार्ड्स और मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ उसी सड़क पर आया जहां मेरे वालिद को तौहीन का सामना करना पड़ा था। गेट पर पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और गार्ड्स को आखिरी हिदायत दी कि उनकी आमद ऐसी हो कि घर में मौजूद हर शख्स की सांसें थम जाए। सड़क पर सायरन और सरकारी गाड़ियों के हॉर्न की गूंज ने फुप्पो के घर में शदीद हलचल मचा दी। फुप्पो, फुप्पा और फराह, जो पहले से ही ड्राइंग रूम में असिस्टेंट कमिश्नर के इस्तकबाल के लिए बेताब बैठे थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने बाहर से सुना कि फुप्पो फराह से कह रही थी, चुप रहना, रोप डालना, आज हमारी किस्मत खुलने वाली है। फराह ने अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता थामा हुआ था। उसके चेहरे पर गुरूर और फतह का तासुर था। गेट से होते हुए सबसे पहले मेरे गार्ड्स और सिक्योरिटी एहलकार अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने कमरे के कोने कोने में अपनी पोजीशन संभाल ली। उनका बावकार अंदाज देखकर फुप्पो को लगा कि उनका ख्वाब पूरा हो रहा है। और फिर मैंने असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान की मुकम्मल शान और शौकत और रोब के साथ ड्राइंग रूम में कदम रखा। वक्त जैसे थम गया। वहां मौजूद मुकम्मल खामोशी मेरे बाप की तौहीन और भाई की बेबसी का जवाब थी।
फरा के हाथ में पकड़े हुए फूल नीचे गिर गए, जैसे किसी ने उनके हाथ से जान निकाल दी हो। फुप्पो और फुप्पा की आंखें हैरत और खौफ से बाहर निकल आई थीं। उनके सामने वही शख्स खड़ा था जिसे उन्होंने चंद घंटे पहले डांट कर घर से बाहर निकाला था और जिसके हाथों से फरा ने अपने जूते पॉलिश करवाए थे। ये क्या ड्रामा है? फुप्पो ने हकलाते हुए पूछा। उनका महंगा दुपट्टा जमीन को छू रहा था। फुप्पा की तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। मैंने कुर्सी पर बैठकर एक गहरी पुरसुकून सांस दी और फिर उनकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बल्कि इत्मीनान और फातिहाना मुस्कुराहट थी। ड्रामा नहीं है फुप्पो, यह हकीकत है। मेरी आवाज इतनी पुरसुकून थी कि कमरे में लगी घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। मैं ही वो असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान हूं जिसका रिश्ता आपने बड़ी खुशी से कबूल किया था। मैंने आहिस्ता से फराह की तरफ देखा जो बेजान हो चुकी थी। फराह, चंद घंटे पहले तुमने मुझे अपना नौकर समझा, आज मैं तुम्हारे ख्वाबों का मालिक बनकर तुम्हारे सामने बैठा हूं। मैंने उनके सामने अपने वालिद की तौहीन की पूरी कहानी, भाई की खुदकुशी की कोशिश और फुप्पो की जानिब से लगाए गए चोरी के झूठे इल्जामात को एक एक करके बयान किया। आपने मेरे वालिद से कहा था कि उनके बेटी की औकात नहीं है कि वो आपकी बेटी को देखे। मैं आज ये बताने आया हूं कि मेरे वालिद का बेटा ना सिर्फ औकात रखता है, बल्कि आपकी बेटी के लिए सबसे बड़ा और मतलूबा रिश्ता भी उसी का है। मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए उन सबको मुखातिब करके कहा, मैं यहाँ शादी का रिश्ता लेकर नहीं आया था। मेरा मकसद सिर्फ आप सबको ये बताना था कि आपने जिस गरीब, यतीम और बेसहारा बच्चे को नौकर समझकर जलील किया, वो अपनी मेहनत, तालीम और अल्लाह की मदद से कमिश्नर बन गया। मैं किसी नफरत या इंतकाम का हिस्सा बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। आपकी बेटी का गुरूर टूट चुका है और मेरे खानदान की तौहीन का बदला पूरा हो चुका है। मैंने अपना सरकारी कार्ड मेज पर रखा जो मेरी असली पहचान थी। मुझे आपके खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखना। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। मेरे गार्ड्स हरकत में आए। फुप्पो और फराह ने मिन्नत समाजत करना चाहिए, लेकिन मैंने उनकी तरफ देखे बगैर अपने गार्ड्स को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। मैं फातिहाना अंदाज में बाहर निकला और अपना मुकम्मल प्रोटोकॉल को लेकर वहां से चला गया, फुप्पो और उनके खानदान को उनकी जिल्लत और पछतावे के साथ छोड़ता हुआ। ये मेरे वालिद और भाई की रूह को हकीकी सुकून पहुंचाने वाला और मेरे लिए नई बावकार जिंदगी का आगाज था। मैंने अपने बड़े भाई असद को ढूंढने और मिलने का अमल मुकम्मल कर लिया था और दोनों भाई एक दूसरे के साथ थे। मेरे प्रोटोकॉल के साथ उस घर से निकलने के बाद जो खामोशी और बेबसी पीछे रह गई थी, उसका एहसास मेरे दफ्तर पहुंचने पर भी मेरे साथ था। मेरे जाने के फौरन बाद फुप्पो और फराह की हालत काबिल रहम थी। फुप्पो बेहोशी के आलम में जमीन पर गिरी थी और फराह शदीद नदामत और गुस्से में थी। फुप्पा ने किसी तरह उन्हें संभाला। उन्होंने फौरन मुझे फ़ोन करने की कोशिश की, मगर मैंने उनके तमाम नंबर्स को ब्लॉक कर दिया था। फुप्पो सिर्फ अपनी समाजी हैसियत की फिक्र में थी, क्योंकि कमिश्नर की आमद और फिर मेरे जाने की खबर मोहल्ले में किसी तरह फैल चुकी थी और अब उन पर तंज और तमस्खुर की बारिश हो रही थी। मैंने अपने दफ्तर में सबसे पहले अपने वालिदैन के नाम पर एक फलाही फंड कायम किया, ताकि मेरे गरीब होने की तौहीन करने वालों को ये मालूम हो कि अब मेरा इख्तियार सिर्फ अपने लिए नहीं। उसके फौरन बाद मैंने अपने सबसे अहम मिशन पर काम शुरू किया, अपने बड़े भाई असद की तलाश। मैंने अपने सरकारी इख्तियारात और निजी ताल्लुकात का इस्तेमाल किया। मैंने मुख्तलिफ शहरों के थानों और इदारों को असद के गायब होने की पुरानी रिपोर्ट की दोबारा जांच का हुक्म दिया। मेरा पुराना दोस्त जावेद भी इस काम में मेरी मदद कर रहा था, क्योंकि वह असद को करीब से जानता था। तलाश की अमल एक हफ्ते तक जारी रहा, जिसके दौरान हर एक घंटा मेरे लिए भारी था। मैंने फुप्पो की तरफ से आने वाले मिन्नत भरे और गुस्से भरे तमाम फोन्स नजरअंदाज किए। वो अब मेरी ताकत के सामने बेबस थे। वो अब भी मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, ये कहकर कि अगर मैं फराह से शादी का सिर्फ दिखावा कर लूं तो महरों का रिश्ता टूटने से बच जाएगा। तुम्हारा क्या चाहता है उस्मान, कम से कम हमारी नाक तो बच जाए। फुप्पो की ये बात सुनकर मुझे फिर गुस्सा आया और मैंने उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ने का फैसला किया। 8वें दिन जावेद ने मुझे एक खुफिया इत्तला दी, उस्मान, असद एक छोटे और दूर दराज के गाँव में है, जहाँ वो एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है और मजदूरी भी करता है। वो बहुत बदला हुआ है और लगता है कि अपनी पुरानी जिंदगी की तलखियों को भुलाने की कोशिश कर रहा है। ये खबर सुनकर मेरा दिल सुकून से भर गया। मैंने फौरन एक खुफिया गाड़ी और चंद सिक्योरिटी एहलकार भेजे, जिन्हें मैंने निजी एहलकार बताया, ताकि असद को मेरी सरकारी हैसियत से फौरन खौफ न हो। असद को उस मामूली गांव से वापस लाने में एक दिन लगा। जब वो मेरे दफ्तर में मेरे सामने खड़ा था तो उसने मुझे एक असिस्टेंट कमिश्नर के यूनिफॉर्म में मलबूस देखा। उसकी आंखों में पहले हैरत थी, फिर खौफ और फिर अजीब सा एहसास। उसने मुझे गले लगा लिया और हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की जिंदगी के तमाम दुखों को महसूस करते रहे। मैंने उसे वालिद की कुर्बानी, फुप्पो के जुल्म
और इंतकाम के पूरे ड्रामे की तफसीलात बताई। असद ने गहरी सांस ली और कहा, उस्मान, तुमने हमारा वक़ार में वापस दिला दिया है। अब उनके गुरूर का मलबा गिर चुका है। मेरा मकसद पूरा हो गया है। असद ने मुझे माफ़ी और अमन की तरफ बढ़ने का मशवरा दिया और कहा कि मुझे अब खालिद ज़िंदगी जीनी चाहिए। मैंने अपने भाई की बात मानी और यही मेरे इंतकामी सफ़र का अख्ताम हुआ और अमन और तरक्की का नया सफ़र शुरू हुआ। मैंने फैसला किया कि अब मैं असद को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजूंगा ताकि वो अपने तमाम दुख और एहसास कमतरी को भुलाकर एक बावकार ज़िंदगी गुजार सके। मेरे इंतकाम का मिशन मुकम्मल हो चुका था और अब मेरी ज़िंदगी अमन और तामीर के नए रास्तों पर गामजन थी। सबसे पहले मैंने अपने बड़े भाई असद को दोबारा एतमाद दिलाया और उसकी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए उसे बैरून मुल्क भेजने का इंतज़ाम किया। मगर इससे पहले मैंने असद की ख्वाहिश और अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी शादी एक इंतहाई बावकार और पढ़ी लिखी फैमिली की लड़की से करवाई। असद की शादी ने हमारे ख़ानदान के वक़ार को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया और वालिद की रूह को सुकून मिला होगा। असद की नई ज़िंदगी ने मेरे दिल से तमाम तलखी निकाल दी। दूसरी तरफ पुप्पो के घर में हालात बद से बदतर हो चुके थे। मेरी जानिब से शादी से इनकार के बाद जो जिल्लत और शर्मिंदगी पुप्पो को मिली उसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। जब ये खबर मार्केट में फैली तो मेहरों का रिश्ता टूट गया और उनके सारे समाजी ताल्लुकात खत्म हो गए। जो हमेशा पुप्पो की हाँ में हाँ मिलाते थे वो ज़हनी दबाव और माली नुकसान, क्योंकि मैंने उनकी कुछ गैर कानूनी कामों पर पर्दा डालना भी बंद कर दिया था, उसकी वजह से फालिज के शिकार हो गए। उनका दायां हाथ और पैर बिल्कुल ख़राब हो चुका था और वो अब बिस्तर तक महदूद थे। फराह का गुरूर भी मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसने अपनी अमीराना ज़िंदगी को छोड़कर एक मामूली सरकारी स्कूल में उस्तानी की नौकरी शुरू कर दी थी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। वो अब सादा लिबास पहनती थी और उसके रवैये में नरमी और आजिज़ी आ चुकी थी। एक बार मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि उसने फराह को एक रेडी वाले से सादगी से बात करते देखा, जो पहले नामुमकिन था। यह खबर सुनकर मेरे दिल में उसके लिए एक गैर मामूली सुकून का एहसास हुआ। उसने अपनी गलतियों की कीमत अदा करना शुरू कर दी थी। क्या मुझे फराह से शादी करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि गुज़िश्ता रात पुप्पो का फ़ोन आया तो मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। उनकी आवाज़ में वो गुरूर और अकड़ नहीं थी, बल्कि एक टूटी हुई माँ की बेबसी थी। उन्होंने फ़ोन पर रोते हुए कहा, उस्मान बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है। तुम्हारा पुप्पा बिस्तर पर है और फराह घर चला रही है। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हारे वालिद और तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया। खुदा के लिए माफ़ कर दो और इस जिल्लत से निकाल लो। अगर तुम फराह से शादी कर लोगे तो लोग हमें जीने देंगे। अब हमें तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।